हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे जो है सो हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो इसमें हमने जो है सो आपका 2 पार्ट करवा दिया है और टोटल हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट के वीडियो में हमने आपको जो है सो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें और इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को नहीं करवाए थे, हम बोले थे कि इसको जो है सो हम एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ जो जर्मनी का एकीकरण है वो भी क्वेश्चंस को जो है सो हम नहीं करवा पाए थे, तो वो सभी क्वेश्चंस जो है सो आज हम लोग करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। आइए यहाँ पे जो है हम इसको देख लेते हैं। यह है एकीकरण की प्रक्रिया। इसमें प्रथम चरण में क्या हुआ था? प्रथम चरण में यहाँ पे 1832 में जो है सो स्टार्ट हुआ था और ये है काउद सार्डिनिया का यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है सो प्रधानमंत्री बना। काउद बना था यहाँ पे सार्डिनिया का प्रधानमंत्री। ठीक है, फ्रांस से संधि हुआ था। इसके बाद ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था और 1859 में क्या हुआ था? 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया। ठीक है, 1859 में जो है लुम्बार्डी को राज्य में जो है सो मिला लिया। इसके बाद जो द्वितीय चरण है, दूसरा यहाँ पे जो चरण है, इसमें जो है मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में जो है सो विलय हो जाना। ये कब हुआ था? द्वितीय चरण में। इसके बाद देखते हैं जो तीसरा चरण है, यहाँ पे तृतीय चरण देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा चरण जो है ये है 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। ठीक है, ये है तीसरा चरण में हुआ था। इसके बाद चौथा जो चरण है, इसमें वेनेशिया व रोम पर जो है सो अधिकार हो गया था, चौथा चरण में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1871 में पोप से समझौता हुआ और उसके बाद जो है एकीकृत इटली का जो है उदय हो गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या बाधाएं आए थे इसको भी देखते हैं। पहला यहाँ पे जो है यह है राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। ठीक है, पहला बाधा था राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। इसके बाद जो सेकेंड बाधा था वो था विदेशी शक्तियों का अधिपत्य। इसमें जो है सो विदेशी शक्तियों का क्या हो गया था? अधिपत्य हो गया था। इसके बाद तीसरा था पोप का शासन। पोप का शासन भी जो है सो इसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो है सो भूमिका निभाया था। जो पोप था इसको जो है सो यहाँ पे 1871 सबसे अंतिम में जो है सो समझौता हुआ था और इसका जो शासन था ये भी जो है सो एकीकरण में क्या बना हुआ था? बाधा बना हुआ था। इसके बाद जो 4th नंबर है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस भी जो है इसके एकीकरण में बाधा बना था। ठीक है, इसके बाद अनुदारवादी शासन। अनुदारवादी शासन। ठीक है, उदारवादी शासन नहीं था। कैसा शासन था? यहाँ पे अनुदारवादी शासन था। ठीक है, तो ये भी जो है सो एकीकरण के जो यहाँ पे इटली का जो एकीकरण हो रहा था इसमें जो है प्रमुख बाधाएं, ये जो है 5 बाधाएं था जो कि हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला मेरा प्रश्न है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जो है वर्णन करें। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे कैसे हुआ था? सबसे पहले यहाँ पे आरंभ में विलियम प्रथम के प्रसा के शासन पर आसीन होना। सबसे पहले जो विलियम प्रथम था ये जो है प्रसा के सिंहासन पे ये आसीन हो गया था, यानी कि प्रसा का जो है ये राजा बन गया था। इसके बाद जो अगला स्टेप है ये है बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। और जर्मन एकीकरण का जो यहाँ पे भूमिका है ये कौन तैयार किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का भी जो है सो इसमें महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद जो अगला स्टेप था ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला वो है एकीकरण में बाधाएं।
एकीकरण में जो है सो बाधाएं भी आई बहुत सारे। अगला है बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को यहाँ पे तटस्थ जो है सो किया गया था। और इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। तटस्थ किया वह एकीकृत जर्मनी का यहाँ पे एक राष्ट्र के रूप में उभरना। ठीक है, तो ये था यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो मेरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक जो है निर्माण का एक लंबी ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण का एक लंबी परिणाम किस प्रकार था। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। प्रश्न कुछ लग रहा है कुछ थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं पीछे हम। यहाँ पे देख सकते हैं, ये था प्रश्न जो कि ये है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। ठीक है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। ठीक है, यहाँ पर प्रक्रिया मेरा छूटा हुआ है, इससे मेरा क्वेश्चन गलती हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रक्रिया लिख दिया है। ठीक है, प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो था एक कैसा प्रक्रिया था, एक जो है सो लंबी प्रक्रिया था। यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। सबसे पहले हम देखेंगे पहले में क्या हुआ था। पहले जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो हुआ वो हुआ 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। ठीक है, 1688 में राजतंत्र से जो है वो यहाँ पे ताकत यहाँ पे जो है सो छीना जा चुका था और संसद के पास जो है सो ये ताकत अब आ चुका था। ठीक है, इसके बाद 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का यहाँ पे गठन हो गया था। 1707 में जो है किसका गठन हो गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का यहाँ पे गठन हो गया था। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व। आयरलैंड को 1801 में यहाँ पे बलपूर्वक जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया जाना। स्कॉटलैंड पर यहाँ पे प्रभुत्व हो गया था और आयरलैंड को क्या किया गया था, 1801 में यहाँ पे बलपूर्वक जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है सो शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद नए ब्रिटेन का यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगला है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नए ब्रिटेन राज्य का यहाँ पे निर्माण हो गया था और आंग्ल संस्कृति का यहाँ पे दबदबा था। किसका दबदबा था, आंग्ल संस्कृति का यहाँ पे दबदबा था। इसके बाद राष्ट्र के प्रतीक यहाँ पे क्या था, झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया था। पुराने राष्ट्र मात्र जो है सो सहयोग के रूप में जो है सो ये मतलब कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, इसको आपने देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको नोट करना है और उसके बाद समझने का प्रयास करना है। ठीक है, और वीडियो को दोबारा से देखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट है और ये है 14 नंबर। ये कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए जो है सो इसके उत्थान के लिए कौन कौन से जो कारण थे ये उत्तरदायी थे। तो पहला कारण था राष्ट्र राज्यों का उदय। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कारण था ये था लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा और थर्ड था सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल। उसके बाद जो फोर्थ था ये था अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की जो है सो मांग। तो ये चार जो है यहाँ पे कारण था। इसके बाद देखते हैं और कारण है यहाँ पे, एक और कारण यहाँ पे आपका है, इसको भी देख लीजिए। और एक और कारण था निरंकुश
राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। तो ये यहाँ पे 5 कारण था जिससे जो है सो क्या हो रहा था, यूरोप के राष्ट्रवाद में, जो यूरोप के राष्ट्रवाद में उत्थान के लिए जो है सो ये बाधा बना हुआ था। और ये जो है सो 5 कारण हमने अभी देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें पूछा है कि यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो जो यूरोप में कुलीन वर्ग था इसकी जो है विशेषता लिखना है। पहला विशेषता था कि जीवन जीने की जो है सो इनमें समान शैली था, ठीक है। और जो दूसरा है विशेषता वो है भूस्वामित्व का। और तीसरा विशेषता है कूटनीतिक भाषा। और जो चौथा हो जाएगा ये है आपस में वैवाहिक संबंध भी जो है सो स्थापित यहाँ पे होता था, ठीक है। इसके बाद जो 5वां है वो है उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का यहाँ पे प्रयोग जो है किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता था जो कि यूरोप में कुलीन वर्ग के जो है सो ये सारी विशेषता थी जिसका हमने यहाँ पे अभी आपके सामने डिस्कशन किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया होगा। कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस जो बचा हुआ है उसको हम लास्ट के वीडियोज में कवर कर देंगे। तो एक और इसका पार्ट आएगा जो कि होगा पार्ट नंबर 4। तो उसमें जो है सो हम जितना भी क्वेश्चंस बचा हुआ है सारे को कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका जो है सो समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।